हेलो एवरीवन, मैं हूं दर्शन और आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज विद दर्शन में। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं का विज्ञान प्रारंभ करूंगा और इसको कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। आप सभी अपने घर में रहिए और अच्छे से पढ़िए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से आप अपने मोबाइल में बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, तो वो पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कक्षा 9वीं का विज्ञान। ये देख सकते हैं नीचे पर मैंने आ गया और यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि कक्षा 9वीं में कितने कुल पाठ हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से लेकर यहाँ पे नीचे जाते जाएंगे तो कुल 18 पाठ हैं, जिसमें से पहला पाठ है जैव विविधता एवं वर्गीकरण, दूसरा पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार, तीसरा परमाणु संरचना, चौथा गति, पाँचवा बल एवं गति के नियम, छठवां जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, 7 में बहुकोशिकीय संरचना उत्तक, 8 रासायनिक आबंधन, 9 रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना, 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, 11 गुरुत्वाकर्षण, 12 कार्यम ऊर्जा, 13 हमारा स्वास्थ्य, 14 ध्वनि, 15 हाइड्रोकार्बन, 16 कोयला पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन, 17 प्राकृतिक वास प्राकृतिक आवास और 18 है आपका कचरा और उसका प्रबंधन। नीचे कुछ सैद्धांतिक उत्तरमाला वगैरह दिए हैं। तो चलिए हम लोग इसका शुरुआत करते हैं और शुरू करने के लिए हम लोग पहुंच जाते हैं नीचे फर्स्ट अध्याय पे। यहाँ पे देखिए, ये आपका अध्याय फर्स्ट, जैव विविधता एवं वर्गीकरण। इसमें आप देखेंगे तो जैव विविधता क्या होता है। जैव विविधता का मतलब होता है जीवों में अलग अलग प्रकार की भिन्नताएं पाए जाना। जैसे हम लोग जानते हैं कि सबसे बुद्धिमान जीव जो होता है पूरे पृथ्वी में, विश्व में, वो है आपका मनुष्य। उसके बाद चिंपांजी और गोरिल्ला, फिर इस तरह से आते जाते हैं, है ना। हम लोग जानते हैं कि हमारे जो विश्व में अलग अलग विभिन्न प्रकार के जीव हैं, तो उसी जीवों को किस प्रकार से आप अलग अलग यहाँ पे बांट सकते हैं, उसका वर्गीकरण देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये हमारा हो गया जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। इन जीव समूह के सदस्यों में भिन्नताएं भी हैं व समानताएं भी, जैसे कि घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं तथा नीम, बरगद, जामुन, अनार आदि पेड़ पौधे के समूह को दर्शाते हैं। यदि हम इन दोनों समूह के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण दिखते हैं। इन समूहों के सदस्यों को और भी छोटे समूहों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, धतूरा के पौधों का समूह आदि। इन छोटे छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे समूह से अलग करते हैं। ये लक्षण इस तरह समूह के सभी सदस्यों से मिलते हैं, चाहे वह सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष में रहता हो। यही उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है। उदाहरण के लिए हम मनुष्यों के समूह की बात करते हैं। सभी मनुष्य, चाहे वह पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, सभी में सुविकसित मस्तिष्क, त्वचा पर कम घने बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं जो उन्हें अन्य जाति के सदस्यों से भिन्न बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग और कुछ देखे हैं। क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षणों में समानता रखते हैं? अपने साथियों से चर्चा करें। अभी तक हमने एक ही जाति के सदस्यों में समानताओं की बात की है। आइए हम कुछ क्रियाकलापों की सहायता से इनमें पाए जाने वाले अंतरों को समझते हैं। तो इतने पैराग्राफ में डियर स्टूडेंट आप देखेंगे कि हम यहाँ पे क्या सीखेंगे कि अलग अलग जातियों को इस तरह से अलग अलग पार्ट में बांटा जाएगा। मान लो कोई एक जाति है, उसको अलग अलग इस तरह से डिवाइड किया गया। उनमें समानताएं देखी जाएंगी, उनमें कुछ भिन्नताएं देखी जाएंगी। तो क्या हम लोग उनकी समानताएं किस आधार पर रखते हैं, उनकी विभिन्नताएं किस आधार पर रखते हैं, है ना, इस पर इस पार्ट में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं फिर। तो देखिए हम लोग नीचे जैसे ही जाते हैं तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप दिए हैं। इसमें ये बोलता है कि 2 अलग अलग पौधे इकट्ठा करें और उस पर निम्न चीज़ों को देखें। जैसे कि यहाँ पे पौधा 1 और पौधा 2, और इन दोनों में क्या देखेंगे तो तने की लंबाई अलग अलग होगी, है ना। और दूसरा देखेंगे पत्तियों की संख्या, तो किसी एक पौधे में बहुत सारा पत्ती होंगे तो किसी में कम होंगे। पत्तियों के आकार व आकृति भी देखेंगे तो अलग अलग टाइप से दिखेगा आकार आकृति, कोई लंबा सा दिखेगा, कोई चौड़ा सा।
और दोनों पौधों के अलग अलग देखते जाएंगे। पत्तियों का रंग भी देखेंगे तो थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही। पत्तियों के किनारे में किस तरह से है कि कोई इसमें धारीदार है कि चिकना है कि क्या है। और सिरा विन्यास देखेंगे तो सिरा विन्यास क्या होता है कि उसका किस तरह से उसके सिराएँ पत्तियों के बीच में निकली हुई हैं। जैसे हम लोग पीपल के पत्ते को देखते हैं तो उसमें जाल के समान जालिकावत सिरा विन्यास मिलता है। और आम का देखें तो अलग से है ना। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये पीपल का मान लो इस तरह से बना हुआ होता है। तो ये मान लो पीपल का पत्ता है तो यहाँ पे ये एक हो गया। तो पीपल का इस तरह से होता है और इसमें जलिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। और अगर हम लोग आम की बात करें तो आम का जो पत्ता होगा इस तरह से लंबाकार होगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, आम के पत्ते में इस तरह से पाया जाता है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से। तो ये दोनों पत्तियों में ये हो गया आपका पीपल का और ये हो गया आपका आम का। तो ये दोनों में डिफरेंस है। इस तरह से हम लोग दो पौधे का देखेंगे और दोनों में कुछ अंतर देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे एक समान दिखने वाले दो पौधों में आपको क्या क्या अंतर दिखाई दिया। तो बहुत सारा हमको अंतर दिखाई दिया। क्या आप हूबहू एक जैसे दो पौधे ढूंढ सकते हैं? तो ढूंढने को तो ढूंढ सकते हैं पर ये मुश्किल है बहुत, क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी समानताएं बहुत कम मिलेंगी। इस तरह से आप देखेंगे। यहाँ पे क्रियाकलाप दूसरा दिया है मनुष्यों का अवलोकन। तो मनुष्य का अवलोकन करने के लिए यहाँ पे लिया है कि कम से कम आप 10 बच्चे लीजिए और उन 10 को इस सारणी में रख दीजिए। तो यहाँ पे दिया हुआ है टेबल, उसमें 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 इस तरह से 1 2 3 4 इसमें कर देंगे, है ना 1। और आगे इसमें क्या देखना है कि विद्यार्थी का नाम ले लेना है। यहाँ पे सब में यहाँ पे विद्यार्थी का नाम जो भी है यहाँ पे अलग अलग बच्चों का नाम ले लेंगे, रख देंगे। फिर यहाँ पे उनकी लंबाई कर देंगे, लंबाई जितना भी है सब में। वजन उनका देखकर यहाँ पे कर देंगे, है ना, जो भी होगा। उनकी तर्जनी अंगुली की लंबाई, तर्जनी यानी अंगूठे के जस्ट अगला वाला ये होता है तर्जनी, फिर उसमें हम लोग कर देंगे। अंगूठे का निशान अगर देखेंगे तो आप जानते हैं आधार कार्ड में सबका अंगूठा का निशान अलग अलग होता है। हथेली की लंबाई भी देखेंगे तो कोई बच्चे का लंबाई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, उसकी लंबाई यहाँ पे चौड़ाई वगैरह डाल देंगे। तो सभी बच्चों का आपको अलग अलग रूप में दिखाई देगा। यहाँ पे फिर कुछ बातें देखना है उस पर कि कौन कौन से लक्षण सभी में समान रूप से पाए गए। तो ऐसा क्या लक्षण होगा जो सभी में समान पाया जाएगा? तो आपको क्या लगता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो लंबाई लगभग कुछ समान पाए जाएंगी, है ना। वजन तो बहुत अंतर रहेगा, लंबाई यहाँ पे पाया जा सकता है कुछ बच्चों का, और कुछ बच्चों को वजन लगभग समान पाए जाएंगे, एकदम इक्वल एक्यूरेट समान तो नहीं मिलेगा, है ना। कौन सा लक्षण ऐसा है जो सभी सदस्यों में अलग है? तो सभी सदस्यों में अलग है ये लक्षण आपका 100% आप बोल सकते हो कि जो अंगूठे का निशान है वो सब में अलग अलग उसमें बनेगा, ठीक है। क्या आपको अपनी कक्षा में किन्हीं 2 विद्यार्थियों के लक्षण पूरी तरह समान दिखाई देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि सारे के सारे लक्षण समान होंगे। तो ये हमने देखा कि सभी में विभिन्नताएं पाई जा रही हैं, इसी को समझाना चाहता है ये पाठ। चलिए देखते हैं नीचे में और क्या देख सकते हैं। तो जैव विविधता का वर्गीकरण में आगे दिया है। उपयुक्त क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति के सभी सदस्यों में समानताओं के साथ साथ अंतर भी पाए जाते हैं। कुछ समानताएं तो पाई जाती हैं पर अंतर भी पाए जाते हैं। इन अंतरों को विभिन्नताएं कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो समानताएं और विभिन्नताएं पाई जाती हैं, यानी समानताओं के साथ जो अंतर पाए जाती हैं उसी को हम लोग क्या कहेंगे? विभिन्नताएं कहेंगे। विभिन्नताओं के कारण ही हम अपनी जाति के सदस्यों में समान लक्षण होने पर भी उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर पहचान करते हैं। तो इन विभिन्नताओं के कारण ही हमें विशेष क्षेत्र विशेष विविध प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र विशेष की जैव विविधता कहा जाता है। तो आपको इसी को याद रखना है। आपका ये परिभाषा बन जाएगा कि जैव विविधता क्या है। अगर पूछा जाता है 2 नंबर का प्रश्न, तो किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीवों के विविध प्रकारों को उस क्षेत्र की जैव विविधता कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। आगे दिया है, यदि हम जैव विविधता को आधार बनाते हुए पदार्थों और जीवों के बारे में विस्तृत व्यवस्थित जानकारी प्राप्त करना चाहें तो हमें ऐसी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी जिससे हम आसानी से इन सभी का अध्ययन कर सकें। आगे दिया हुआ है, हम लोग कुछ टॉपिक्स इस पार्ट में और आगे देखते हैं। तो समूहीकरण एवं वर्गीकरण की प्रक्रिया, यानी समूहीकरण का मतलब होता है आपका, समूहीकरण का मतलब है कि ग्रुपिंग। समूहीकरण का मतलब क्या है? ग्रुपिंग। आप किसी चीज़ों के समान समान चीज़ पाई जाती है तो उसको ग्रुपिंग में बांट दिया जाता है। वर्गीकरण का मतलब है क्लासिफिकेशन, उसको कुछ क्लास बना देते हैं ये भी। तो समूहीकरण या क्लासिफिकेशन अलग अलग समूह में बांट कर उनको
समूहीकरण किया कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। इसके लिए क्रियाकलाप 3 दिया हुआ है। हम रोजाना कई तरह की वस्तुएं अपने आसपास देखते हैं, इन्हें विभिन्न कार्यों में उपयोग में लाने के लिए अलग अलग समूह भी बनाते हैं, जैसे रसोई घर का सामान, खेल से जुड़ा सामान आदि। यहाँ कुछ वस्तुओं की सूची दी गई है। इन सभी वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर सारणीबद्ध करें, जैसे प्लास्टिक का स्केल, पुस्तक, पेन, परख नली, लकड़ी का टुकड़ा, लेंस, समतल दर्पण, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक का टुकड़ा, रबड़ की गेंद, बल्ला, रस्सी, सुई, लकड़ी का स्केल, पेंसिल आदि। ये सभी को दिया हुआ है और आपको इसको सारणी क्रमांक 3 में समूहों में बांटना है, समूहबद्ध करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दिया है 5 और आपको 3, 4, 5 को खाली स्थान दे दिया है, तो 3, 4, 5 में आप क्या रख सकते हैं। तो जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे लूँ कि मैं प्लास्टिक का यदि यहाँ पे देखें तो प्लास्टिक का यदि मैं प्लास्टिक के स्केल को रखूँ तो किस में रखूँ बताइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो 3 आगे दिया है, 30 को हम लोग तीसरे में क्या लिख देंगे, तीसरे में हम लोग लिख देंगे, देखिए तीसरे में हम लोग लिख सकते हैं प्लास्टिक की वस्तुओं को। यहाँ पे मैंने लिख दिया प्लास्टिक। ये देखिए प्लास्टिक की वस्तुओं को तीसरे में रखेंगे। चौथे में हम लोग क्या रखेंगे, चौथे में हम लोग ले लेते हैं मान लो कांच। चौथे में हम लोग क्या ले लेंगे, कांच का जो भी चीज़ें रहेगा। और पांचवा में अगर हम लोग को कुछ नहीं रखना है तो ये इसमें हम लोग लिख देते हैं अन्य। ठीक है, तो इस तरह से आप अलग अलग यहाँ पे याद रखना कि तीसरे में प्लास्टिक, चौथे में कांच और पांचवें में अन्य वस्तुएं। तो इस तरह से हम लोग आप आगे देखते हैं कि चलो अब इसमें हम लोग पहले दिया हुआ है किसको, पहला दिया हुआ है आपका प्लास्टिक का स्केल। तो प्लास्टिक के स्केल को आप किस में रखोगे, तो हम लोग तीसरे में रखेंगे, क्योंकि हम लोग तीसरे में क्या लिखे हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं को। चौथे में आप क्या किसको रखोगे, जैसे यहाँ पे पुस्तक है, पुस्तक को आप किस में रखोगे, पुस्तक को हम लोग रखेंगे आयताकार वस्तु में, क्योंकि पुस्तक आयताकार होता है। पेन को आप किस में रखोगे, पेन को हम लोग रखेंगे प्लास्टिक की वस्तुएं में, तीसरे में। फरख नली को किस में रखेंगे, तो हम लोग चौथे में रखेंगे, कांच की वस्तुएं बोल के। और लकड़ी का गुटका दिया है तो उसको लकड़ी की वस्तु में रख देंगे पहले में। और यहाँ पे लेंस दिया है तो आप जानते हो लेंस कांच का होता है, इसलिए हम लोग चौथे में रखेंगे। समतल दर्पण किस में रखेंगे, तो ये भी कांच के टुकड़े में रखेंगे, कांच की वस्तु में। कांच का टुकड़ा भी दिया है तो उसको भी हम लोग किस में रखेंगे, कांच की वस्तु में रखेंगे। प्लास्टिक का टुकड़ा तो इसको प्लास्टिक की वस्तु में रखेंगे। रबर की गेंद, तो रबर की गेंद को आप अगर प्लास्टिक मानते हो तो प्लास्टिक में रखना, नहीं तो नीचे में अन्य में रख देंगे उसको। फिर बल्ला मिला तो बल्ला आपका लकड़ी की वस्तु है, इसलिए लकड़ी की वस्तु में रख देंगे यहाँ पे। रस्सी मिला तो रस्सी को हम लोग अन्य में रखेंगे। सुई को हम लोग अन्य में रखेंगे, लोहे का इसलिए। लकड़ी का स्केल है तो इसको लकड़ी की वस्तुएं में रख देंगे। पेंसिल जो दिया है यहाँ पे पेंसिल, तो पेंसिल को हम लोग किस में रखेंगे, अन्य में रख सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग जो दिया हुआ है सभी को अलग अलग समूह में बांट देंगे। चलिए, तो इन समूह में बांटने के बाद हम लोग क्या करना है, तो आपने समूह बनाते समय कि वस्तुओं के किन गुणों को ध्यान में रखा, तो वो किस चीज़ का वस्तु है, क्या वो आयताकार है, कांच का है कि आपका प्लास्टिक का है, इस तरह से हमने उसको ध्यान में रखा। कौन सा ऐसा समूह है जिसमें आप अधिकतम वस्तुओं को साथ में रख सकते हैं, तो हम लोग ज़्यादातर देखे थे कि जिसमें क्या था, जो कांच की वस्तु था वो ज़्यादा हमको मिला। तो कांच के वस्तु के कारण कांच के समूह ज़्यादा मिले। किस विशिष्ट गुण के आधार पर आप ऐसा समूह बना जिसमें बहुत कम वस्तुएं थी, तो बहुत कम वस्तुएं हम लोग देखे थे, तो वो था आपका फर्स्ट वाला ही था, लकड़ी की आयताकार वस्तुएं था दूसरा वाला, जो कि आयताकार वस्तु के रूप में था, इसलिए इसमें बहुत कम वस्तुएं मिली। केवल एक तो पुस्तक मिला था हमको इसमें आयताकार वस्तु में, है ना। तो इस तरह से ये समूहीकरण की प्रक्रिया हो गई, आप अलग अलग समूह में बांट देते हो। फिर आगे क्या कहता है, आपने देखा कि एक समूह की सभी वस्तुओं में कोई एक गुण समान होता है। जैसे हम लोग कांच के वस्तु रख दिए तो सभी कांच के वस्तु हैं, इसलिए उसको समान गुण के कारण रखे थे। तो इसी समान गुण को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं। अगर उसकी समानता को जो देखते हैं ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी समान गुण को हम समूह का गुणधर्म कहते हैं। रबर की गेंद, बल्ला, रस्सी, समतल दर्पण आदि का उपयोग हम खेलने में करते हैं, है ना। खेलने का उपयोग के गुणधर्म पे भी हम लोग इसमें जैसे मैंने बताया था, पांचवा में हम लोग क्या रखे थे, पांचवा में हम लोग अन्य लिखे थे, तो पांचवा में आप लिख सकते हो क्या, खेलने में उपयोग। फिर आप बल्ला, रस्सी और जो भी था उसको आप खेलने के उपयोग के रूप में रख सकते। तो गुणधर्म के आधार पर ये मेन बात है, हम लोग ये क्या होता है, गुणधर्म के आधार पर
इन्हें एक समूह में रखा जाता है। तो उपयुक्त वस्तुओं के गुणों को पहचानने के लिए हमें कई आधार चुने। देखो कोई भी चीज़ को हम लोग चुनने के लिए एक आधार बनाए, जैसे कांच का वस्तु है कि वो खेलने का वस्तु है, इस तरह से उसको हम लोग पहचानने के लिए अलग अलग आधार चुने। ये वस्तु का आकार, वस्तु किस चीज़ से बनी है, उसका उपयोग आदि हो सकता है। इसी प्रकार अन्य आधारों पर भी वस्तुओं के गुणों को पहचान सकते हैं। इस प्रकार किसी एक गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण बनाना कहते हैं। इसको आप अंडरलाइन कर लेना यहाँ से, किसी प्रकार के, है ना, यहाँ पे इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे कि इस प्रकार किसी गुण में समानता के आधार पर बनाए गए समूह को समूहीकरण या फिर उसका समूही बनाना कहते हैं। समूहीकरण में एक वस्तु दो या दो से अधिक समूहों में आ सकती है। जैसे हम लोग देखे थे कि पुस्तक आयताकार में भी आएगा और अन्य भी रख सकते थे, उस तरह से हम लोग यहाँ पे कर दिया गया। तो ये हो गया आपका। आगे देखो इसको, जैसे उसमें दो लकड़ी से बनी वस्तुएं को किस में रखा था, दो ठो में रखा, तो इस तरह से जो ऊपर में दिया था उन सबको क्या कर दिया गया, लकड़ी से बनी वस्तुओं को फिर इसमें कर दिया गया। और ये कांच का, लकड़ी का, गुटका, ये जो भी था इसमें वस्तुएं जो लकड़ी से नहीं बनी हैं, तो ये सभी लकड़ी से नहीं बना था, है ना, इन सबको दिया गया। और इसको आप फिर डिवाइड कर सकते थे कि कांच के वस्तु से बनी हैं कि वो वस्तुएं जो कांच से नहीं बनी हैं, तो इसको फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। जो कांच की बनी है उसको इधर और जो कांच के नहीं बनी है उसको इस साइड। क्लियर? तो ये हो गया आपका वर्गीकरण किस तरह से करते हैं, है ना। इस दूसरे तरीकों में एक विशेष प्रकार का समूहीकरण किया जाता है। इसमें प्रत्येक स्तर पर ऐसे समूह बनाए गए जिनका आधार गुण विशेष की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर भी था, यानी क्या वो कांच की बनी वस्तु है या नहीं है, तो इस आधार पे यहाँ पे हुआ। आगे हम लोग देखेंगे ये कुछ, इसमें हम वस्तुओं को वर्गों में बांटते हैं। एक वर्ग की सभी वस्तुओं में अधिक से अधिक समानताएं होती हैं और उन्हें अन्य वर्ग में नहीं रखा जा सकता। समूहीकरण व वर्गीकरण का उपयोग हम सभी वस्तुओं या सभी विषयों में करते हैं, जैसे कि पदार्थों का, विलयनों का, मिट्टी का, बलों का, जीवों का वर्गीकरण। इन सभी के बारे में आप अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम जीवों के वर्गीकरण का केवल अध्ययन करेंगे। आइए हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जीवों के विविधताओं और समानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण समय के साथ किस तरह से आगे बढ़ा। तो चलिए आज हम लोग आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे का देखेंगे। ओके, तो चलिए।